नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए मेथी की फसल में जरूरी कार्य। आम के बाग में पत्ती गुच्छा रोग का नियंत्रण। मसाला वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने दाने हेतु मेथी की फसल लगाई है, वो इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, इसकी समस्त जानकारी के लिए आइए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया से। हम मेथी की बात करें कि जो हमारी फसल है अभी लगभग 40 से 50 दिन की हो गई है। तो 40 से 50 दिनों की जो फसल हो जाने के बाद हम नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन की जब हमारी कमी हो जाती है पौधों में, तो जो किसान भाइयों को अभी फिलहाल में जो समस्याएं आ रही हैं, तो हमारे जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। यदि पड़ने लगे तो उस समय पे हमको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो उसके बाद हमको तुरंत नाइट्रोजन की मात्रा को समय समय पर देते रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम किसान भाइयों बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो जो खरपतवार नियंत्रण है उसमें हम मेथी की बात करें कि जो हमारी फसल है अभी लगभग 40 से 50 दिन की हो गई है। तो 40 से 50 दिनों की जो फसल हो जाने के बाद हम जब मेथी की बुवाई करते हैं, तो उसके बाद हम 10 से 15 दिन के बाद हम उसमें निराई गुड़ाई करते हैं। तो जो निराई गुड़ाई है वो हम खुरपी की सहायता से करते हैं। तो खुरपी की सहायता से हम जब निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार प्रबंधन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खरपतवार तो हमारे निकल जाते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पौधे होते हैं उसमें अच्छा वायु संचार होता है, जिससे पौधों की जो वृद्धि है वो निरंतर अच्छे तरह से होती है, जिससे हमारे फसल का उत्पादन है वो अच्छा होता है। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाई गई मेथी की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और मेथी की जो फसल है उसमें हमको किस प्रकार से सिंचाई करना चाहिए। तो जो मेथी की फसल है उसमें हम सिंचाई एक तो स्प्रिंकलर के द्वारा दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, और दूसरा नंबर हम जैसे नॉर्मली हम ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करते हैं। तो स्प्रिंकलर के द्वारा यदि हम सिंचाई करते हैं तो हमारी पानी की बचत भी होगी, और जो फसल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी भूमि के अनुसार, उसके हिसाब से जब हम देखते हैं कि उसमें नमी यदि कम हो रही है तो उस समय पे हमको सिंचाई करना चाहिए। और जो हमको मेथी की जो सिंचाई के लिए जब हम बात करें कि कितनी सिंचाई की ज़रूरत है, तो 4 से 5 यदि सिंचाई की लगभग आवश्यकता होती है, जो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। पर इसमें हमको मुख्य रूप से यह देखना है कि उसमें भूमि में हमारा नमी यदि बनी हुई है तो हमको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नमी की कमी हो रही है तो हमको निरंतर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए, जो कि हमने पहले ही आपको बताया कि स्प्रिंकलर के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा जो भी हम सिंचाई करते हैं। मेथी की फसल को माहू कीट अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। जो माहू है, माहू भी इसमें काफ़ी देखने को मिलता है, जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह जो कीट होते हैं वो मतलब पौधों के हरे रंग के कीट होते हैं, जो पत्तियों के निचली सतह पर देखने को मिलते हैं, और यह हमारे पत्तियों के जो हरी पत्तियां होती हैं उनका क्लोरोफिल जो उसमें पाया जाता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और तनों पर भी काफ़ी उनका रस चूसते हैं। इस तरह के जो मतलब जो हमारे हरे रंग के जो कीट होते हैं माहू नामक, वो मतलब पौधों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और पत्तियों पौधे की बढ़वार जो है मतलब जिस आकार लेना चाहिए जिस तरीके से, वो आकार अपना नहीं ले पाते हैं। के नियंत्रण के लिए हम मेटासिस्टोक्सिस 25 EC 1200 मिलीलीटर को 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं। मेथी की फसल में इस समय भूभूतिया रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि और मेथी में कौन सा रोग लगता है, तो चूने लास्ता नामक एक रोग भी लगता है। जो चूने लास्ता जो रोग होता है वो भी मतलब हमारी मेथी की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है।
यह जो रोग है इसके जो लक्षण होते हैं वो सफ़ेद रंग के या भूरे रंग के धब्बे टाइप से हमारी पौधों की पत्तियों पर, तनों पर इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं, जिससे हम पाउडर के फॉर्म में होता है उस प्रकार से हम देखते हैं। और यह जो रोग है ये फफूंद के द्वारा फैलता है। इस प्रकार से हम इसका पहचान कर लेते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए जो चुनेलास्ता जो रोग है इसके नियंत्रण के लिए हम कोरोथेन 0.05% का छिड़काव कर सकते हैं, या उसके साथ हम घुलनशील गंधक का उपयोग करके भी हम इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम चुनेलास्ता जो रोग है उसका निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरीके से हम बात करें कि जो हमारे रोग हैं और कीट हैं, इस तरीके से हमारे जो प्रमुख रोग हैं उनका हमको नियंत्रण करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। को फलों का राजा कहा जाता है और किसान इसके बाग लगाकर अधिक लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी आम के पौधों में पत्ती गुच्छा रोग का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से आम का फलन कम होता है। तो आप कैसे करें इसकी रोकथाम, इसके जानकारी के लिए आइए मिलते हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र लाल से। किसान भाई, आम के पेड़ में देखेंगे कि अब मंजर आने वाली अवस्था आनी शुरू हो रही है। तो इसमें जो पौधे आम के जो पेड़ हैं उसमें दो तरह की समस्या प्रमुख रूप से आती हैं। एक है कि मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन ये दो अवस्था में होता है, एक तो वेजिटेटिव अवस्था में, दूसरा फ्लोरल अवस्था में। तो देखिएगा कि जो पुष्प का गुच्छ होता है ना, गुच्छ में बनना शुरू होगा जब पुष्प वाले अवस्था में, और जब कली खिल निकलता है तो एक जगह आपको, एक ही जगह गुच्छे में आपको कली मिलेंगे। इस बीमारी का मुख्य लक्षण ये है कि इसमें पूरा बौर फूलों का एक ठोस गुच्छा बन जाता है। इस रोग में पेड़ों की शाखाओं व फूलों की बनावट खराब हो जाती है। नई शाखाएं व फूल गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं। शाखा गुच्छा रोग अधिकतर नर्सरी के छोटे पौधों में पाया जाता है, लेकिन बड़े पेड़ों पर भी यह रोग देखा जा सकता है। पुष्प गुच्छा रोग में सारे फूल गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। बाद में कभी कभी इन गुच्छों में से छोटी छोटी पत्तियां ठीक तरह से निकल आती हैं। इन गुच्छों में फल नहीं आते। तो कली जो होता है तो ये आपको वेजिटेटिव स्टेज में हो गया, और पुष्प का जो गुच्छ दिखेगा तो ये मंजर जब आते हैं तब दिखते हैं। और जो इस तरह के संक्रमित जो आपके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें आपको देखिएगा कि फल नहीं बनते। तो इसके कारण जो है, समस्या जो है, इसके कारण बहुत सारे गिनाए गए। फाइनली अब ये प्रूव हो गया है कि ये एक फफूंद है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी सब स्पेसीज सबग्लूटिनेंस, एक फफूंद के कारण ही होता है, और इसके कारण ही इस तरह की समस्या आती है। तो अब इसमें है कि जो आप ऑर्चार्ड है उसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको नियमित रूप से जो अपना पेड़ है उसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना पड़ेगा। बीमारी का नियंत्रण प्रभावित बौर और शाखाओं को तोड़कर किया जा सकता है। पौध हमेशा स्वस्थ पौधों से ही तैयार करनी चाहिए। रोग लगे भागों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। अक्टूबर के महीने में 2 ग्राम अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से उपज बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद दूसरा है कि मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, मैंगीफेरिन जिंक या कॉपर चिलेट, इसका भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। और तीसरा है एक्सेरिसाइड जो है वो 3 बार आपको डालना पड़ेगा। एक तो प्री बड स्टेज है, एक प्री ब्लूजम स्टेज है, इस तरह से 3 अवस्था में आप डालिएगा, और फ्लावरिंग स्टेज है। तो आप इस तरह से अपने जो माल फॉर्मेशन वाली समस्या है इससे अपने पेड़ को बचा सकते हैं। धन्यवाद। गेहूं की बुआई के साथ ही अच्छी फसल की कामना किसान के मन में रहती है। साथ ही ये भय भी रहता है कि इसमें कोई रोग ना लग जाए। इसके लिए कई उपाय भी करते हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी फसल में रोग लग ही जाता है। इसमें एक रोग है पीला रतुआ।
इस रोग को किसान कैसे पहचाने और समय रहते नियंत्रण और बचाव के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रमोद प्रसाद। गेहूं और जौ में 3 तरह के रतुआ रोग लगते हैं। इनमें पीला रतुआ या धारीदार रतुआ प्रमुख रोग है भारत के दृष्टिकोण से। तत्पश्चात इसके बाद दूसरा रतुआ जो है वो पत्ती रतुआ या भूरा रतुआ से बोलते हैं हम, और जो तीसरा रतुआ है वो तना रतुआ या काला रतुआ उसको बोला जाता है। ये तीनों रतुआ जो है एक फंगस होता है, फफूंद जिसे बोलते हैं हम, उसका नाम पक्सिनिया है। और तीनों जो रतुआ ये जो बीमारी करते हैं ये तीनों अलग अलग प्रजातियां होती है। जो काला रतुआ है वो पक्सिनिया ग्रैमिनीस के द्वारा होता है, जो भूरा रतुआ है वो पक्सिनिया ट्रेटिसिना के द्वारा पैदा होता है, और जो तीसरा रतुआ है येलो रस्ट या पीला रतुआ ये पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस के द्वारा उत्पन्न होता है। यहाँ पे ज़्यादातर पीला रतुआ को देखा जाता है और मुख्यतः जो हानि होती है वो पीला रतुआ के द्वारा होती है। इस रोग के प्रकोप से गेहूं की फसल से मिलने वाली कुल उपज में 30 से 40% तक कमी देखने में आती है। तो क्या है इस रोग की पहचान, आइए जानते हैं। इसके जो लक्षण है येलो रस्ट के या धारीदार रतुआ जिसे बोलते हैं हम, उसमें पत्तियों के ऊपर पीले रंग के छींटे छींटे बन जाते हैं या धारियां जैसी बनने लगती हैं। आप उस पौधे के नज़दीक जाइए, उसकी पत्ती को ऐसे रब करें हाथ से। अगर आपके हाथ में पीला पाउडर या हल्दी जैसा पाउडर लगता है तो इसका मतलब वहाँ पे पीला रतुआ आ चुका है। जो बीमारी कम करने के लिए उनके लिए जो मुख्य तरीके हैं, सबसे पहले तो यह है कि वो जो आपकी प्रतिरोधक जो किस्में हैं उन्हीं का यूज़ करें। जो हमारे वैज्ञानिक गण या जो उनके स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो रिकमेंड जो वैरायटीज़ करते हैं उन्हीं को आप अपने खेतों में लगाएं, ताकि जो रतुआ रोग के जो फफूंद है वो उसमें सर्वाइव कर ना पाए और आगे की जो आपकी वैरायटीज़ हैं वो आपकी बची रहें। किसान भाइयों, पीला रतुआ रोग का प्रकोप आपकी गेहूं की फसल में हो ही नहीं, इसके लिए आप इसकी बुवाई के समय रोग रोधी किस्मों का चयन करें और बुवाई से पूर्व बीजों को शोधित अवश्य कर लें। इसके बाद ही बीजों की बुवाई करें। जो और सावधानियां बरतने की जरूरत है वो तो एक तो ये है कि आप उसको थोड़ा आप जल्दी उसमें आपकी अर्ली सोइंग किया जाए। जो आप नॉर्मल टाइम है उससे थोड़ा सा पहले सोइंग कर दें तो आपकी फसल जो है काफ़ी हद तक येलो रस्ट से बच सकती है। इसके अलावा जैसे भी किसान को कहीं दिखता है कि यहाँ पे रतुआ रोग शुरू हो रहा है, वो तुरंत वहाँ पे अपने केमिकल का छिड़काव शुरू कर दें, ताकि जो बीमारी है वो उसी एरिया में रहे, उसी स्पॉट पे रहे और बाकी खेतों में रह जा पाए या बाकी के जो और नज़दीकी खेत हैं वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो जो आजकल हम लोग जो मुख्य केमिकल जो हम रिकमेंड करते हैं वो है प्रोपिकोनेजोल उसको बोलते हैं। उसका 0.1% यानी कि 1 ml 1 लीटर में घोल के छिड़काव कर सकते हैं उस एरिया में जहाँ पे आपको डिजीज़ दिखती है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके नज़दीकी खेत है वो बचे रहेंगे और जो फसल है वो आपकी बची रहेगी। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 5 दिनों में पहले 2 दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके 2 दिन बाद आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 14 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में बुआई के 50 से 60 दिन बाद सफेद रोली रोग आने की संभावना बनी रहती है। अतः किसान भाई खेत का सतत निरीक्षण करें। साथ ही रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालाक्सिल 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। गेहूं की फसल में प्रथम सिंचाई 25 से 30 दिन बाद जड़ जमाव की अवस्था पर करें तथा दूसरी सिंचाई 25 से 30 दिन बाद फुटान की अवस्था पर करें। इस समय गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती एवं सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का प्रकोप हो सकता है। खरपतवारों की अधिकता होने पर क्लोडिनोफॉप प्रोपागाइल 15% WP के साथ मेटसल्फ्यूरान मिथाइल
20 WP 1%, 64 ग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से अथवा 400 ग्राम व्यापारिक उत्पाद प्रति हेक्टेयर 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट पैन नोजल का प्रयोग करते हुए 30 से 35 दिनों के बीच छिड़काव करें। सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए दोपहर के समय 1 ml गंधक का तेजाब या डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर का छिड़काव करें। चने की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 50 से 55 दिन बाद करें। प्रथम सिंचाई के बाद फसल में एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। चने की खड़ी फसल में दीमक लगने पर क्लोरपाइरिफास 20 cc 1 लीटर दवा प्रति बीघा की दर से पानी के साथ खेत में दें। जौ की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 दिन बाद करें। प्रथम सिंचाई के बाद एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करें और खेत से खरपतवारों को निकाल दें। जौ की फसल में चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए आइसोप्रोटान के साथ मैट सल्फ्यूरान मिथाइल 500 ग्राम 4 ग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गन्ने की फसल में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। किन्नों के बाग में साफ सफाई का काम करें एवं नियमित रूप से गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके बाहर कर दें। मौसम ठंडा होने पर किन्नों के बाग में पककर पीले पड़ चुके फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम शाहपुरा जिला बूंदी के कृषक विपुल कुमार ने। आप ठंड के मौसम में पशुओं की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विपुल कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बंधु, हम जानते हैं कि जो पशुपालन में विंटर के मौसम में, जाड़े के मौसम में कुछ विशेष प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जाड़े के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी कम चला जाता है, कुछ क्षेत्रों में काफ़ी कम टेम्परेचर हो जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जाड़े के मौसम में चूँकि उनका जो मेंटेनेंस एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को उनके पोषण में भी थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है टेम्पररी जाड़े के मौसम में। सर्दी के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। ठंड के मौसम में पशुओं को कभी भी ठंडा चारा व दाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे पशुओं को ठंड लग जाती है। पशुओं को ठंड से बचाव के लिए हरा चारा और मुख्य चारा 1 से 3 के अनुपात में मिलाकर खिलाना चाहिए। दुधारू गायों से अधिक दूध लेने के लिए उन्हें मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु चारे में मिलाकर दें और ताज़ा व स्वच्छ पानी पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। बिनौला, खल व खनिज मिश्रण का आहार में समावेश करें। साथ ही सेंधा नमक भी खिलाएं ताकि पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। तो जाड़े के मौसम में जो उनका जो अनाज हम देते हैं, दाना मिश्रण बोलते हैं, उसमें कुछ तिलहन अनाज का जैसे वो तीसी लिनसीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने का पानी बिल्कुल 24 आवर उसको अवेलेबल कराएं, साफ पानी का टेम्परेचर को भी ध्यान रखें। अगर वो बिल्कुल चिलिंग वाटर है तो उसको आप थोड़ा हीट करके नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएँ, तभी उसको पिलाएं। इससे इनका प्रोडक्शन बना रहेगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि खास करके दिन में जब धूप नहीं उगता है तो उस समय एनिमल्स को ओपन एरिया में बिल्कुल नहीं छोड़े। खास करके रात में जब टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है तब इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें कि एनिमल्स खुले में नहीं हो। ठंड के मौसम में पशुपालन करते समय पशुओं के आवास प्रबंधन पर खास ध्यान दें। पशुशाला के दरवाजे व खिड़कियों पर बोरे लगाकर सुरक्षित करें। जहां पशु विश्राम करते हैं वहां पुआल, भूसा, पेड़ों की पत्तियां बिछाना जरूरी है। ठंड में ठंडी हवा से बचाव के लिए पशुशाला के खिड़कियों, दरवाजे तथा अन्य खुली जगहों पर बोरी टांग दें। सर्दी में पशुओं को सुबह 9 बजे से पहले
और शाम को 5 बजे के बाद पशुशाला से बाहर न निकालें। शाम के समय ठंडक बढ़ने से पूर्व पशु को अंदर बांधें। सुबह धूप निकलने पर ही पशुओं को बाहर निकालें। दूसरी बात यह है कि जब खास करके कुछ एरिया में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है वहाँ पे आप हीटिंग का व्यवस्था करें। आप अलाव लगा सकते हैं, या अगर इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम में आप अगर अपने जानवरों को, दुधारू पशुओं को रखे हैं तो वहाँ हीटर का इस्तेमाल करें। टीकाकरण कराने में एक बात का ध्यान रखें कि डिवर्मिंग जरूर करवाएं टीकाकरण से पहले। डिवर्मिंग मतलब कीड़े की दवा देना। तो टीकाकरण इफेक्टिव हो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके 10 से 15 दिन पहले आप कीड़े की दवा उसको दें, ताकि वो डिवर्मिंग इफेक्टिव हो। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।